दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आज की डेट में ये जो बैंकिंग स्कैम है ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इवन आपके पास कोई भी एक लिंक आता है, चाहे वो एसएमएस पे आए, ईमेल पे आए, अगर कोई भी कस्टमर उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता है तो उसके अकाउंट से सडनली उसके पास एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में जितना भी बैलेंस था वो सारा का सारा कट गया। यानी ये जो फ्रॉडस्टर है, ये जो बैंकिंग स्कैम्स कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इवन इससे आज की डेट में हर कस्टमर परेशान है। सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। बीइंग अ बैंकर, हर रोज जिस ब्रांच में मैं काम करता हूँ वहां पर हर दूसरे तीसरे दिन छोड़ के कोई ना कोई एक कस्टमर आता है। अभी रिसेंटली ये वीडियो मैंने बनाने का इसलिए सोचा कि अभी कुछ पिछले हफ्ते की बात है, एक कस्टमर ब्रांच में खड़ा था। वो काफ़ी देर से ये इस बात पे फाइट कर रहा था कि मेरे जो अकाउंट से वो 5,000 रुपये कट गए। अब जो बैंकर्स हैं, मान लीजिए कोई भी बैंक की ब्रांच है, अब वो इस केस में क्या कर सकते हैं? बेसिकली जो ये कस्टमर था जिसके 5-6 हज़ार रुपये कटे हैं, वो बेसिकली उसने कहीं ना कहीं लिंक पे क्लिक किया होगा या फिर अपनी परमिशन पे या फिर ओटीपी शेयर किया होगा, इस वजह से उसके पैसे कटे। काफ़ी देर से ये डिबेट चल रहा था कि मेरे पैसे कट गए, इसमें बैंक जिम्मेदार है। बेसिकली वैसे बैंक का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि बैंक आपको हर थोड़े टाइम के बाद, चाहे बैंक हो चाहे आरबीआई हो, वो हर थोड़े थोड़े दिन में जब भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, आरबीआई यही बोलता है ये जो फेक लोन ऐप्स हैं, किसी भी लिंक ओटीपी किसी को भी किसी के साथ भी शेयर मत करो, ये सारी आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं। अब बेसिकली यही बात चल रही थी कि 5,000 रुपये मेरे अकाउंट से कट गए। सडनली उसी टाइम पे एक और कस्टमर आया और ये बैंक में आकर के बोला कि मेरे अकाउंट से 3 लाख रुपए कट गए, और 3 लाख रुपए कोई फेक, बेसिकली उसने किसी के साथ ओटीपी शेयर कर दिया होगा। तो यहां पर जब वो पहले वाला कस्टमर खड़ा था, बेसिकली वहां चुप हो गया कि भाई ये जो दूसरा कस्टमर है इसके 3 लाख रुपए कटे हैं, चलो भाई मेरा तो जो लॉस है वो बहुत कम है। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो मेरे दिमाग में ये वीडियो बनाने का आया कि फिर मैंने उसके बाद जितने भी मेरे दिमाग में लाइव एग्जांपल्स जो मैंने खुद देखे हैं, उन लाइव एग्जांपल्स को मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इकट्ठा करके एक बार हम डिस्कस जरूर करेंगे कि कैसे हम इन फेक लोन ऐप से बच सकते हैं। अभी रिसेंटली जब ये मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी उस टाइम पे आरबीआई गवर्नर ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था सबसे पहले। अब हम इस वीडियो में, मैंने इस वीडियो को एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में कौन कौन से बैंकिंग फ्रॉड्स चल रहे हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो फ्रॉड चल रहा है ना, वो ये है कि गूगल प्ले स्टोर पे ना आज की डेट में ये जो चाइनीज ऐप्स है ना, लोन एप्लीकेशन, ये छोटे मोटे, ये सब फेक लोन एप्लीकेशंस है। दुनिया पता नहीं कैसे पागलों की तरह इन फेक लोन ऐप्स को इंस्टॉल कर रही है, ये सोच के कि हमें लोन मिल जाएगा बहुत आसानी के साथ। आरबीआई गवर्नर ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में यह कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं देश की जनता से कि आरबीआई की पहले वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आप चेक करो कि आरबीआई के साथ कौन कौन सी ये लोन एप्लीकेशंस जो हैं ये रजिस्टर्ड है। आप इन्हें चेक करो, उन लोन एप्लीकेशन से आप लोन ले लो। कल को अगर मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आरबीआई एटलीस्ट जिम्मेदार है। लेकिन नहीं, कस्टमर को ये है, ठीक है, इसमें गलती किसी की भी नहीं है। एक्चुअल में नॉलेज का जो एक स्प्रेड ऑफ नॉलेज है ना, वो भी कंट्री के अंदर बहुत कम है। ऐसे में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आइडिया भी नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि गूगल प्ले स्टोर पे अगर कोई लोन एप्लीकेशन है तो सेफ ही होगी। ऐसे में भरी पड़ी एप्लीकेशंस है, फेक लोन एप्लीकेशंस। आरबीआई गवर्नर ने ये कहा था कि इनसे बच के रहो, क्योंकि अगर कोई फेक लोन एप्लीकेशंस आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में आरबीआई कुछ नहीं करेगा, आपको लोकल पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा। अब आप खुद समझदार हो, लोकल पुलिस स्टेशन में आप जाओगे कि मेरे 50,000 रुपये उड़ गए, 1 लाख उड़ गए, अब लोकल पुलिस स्टेशन से आपको क्या हेल्प मिलेगी ये आपको भी पता है। अब बेसिकली ये देखते हैं कि ये फेक लोन ऐप से हम कैसे बच सकते हैं। देखो, जनरली क्या होता है कि कोई भी एक कस्टमर है, मान लो उसने ये फेक लोन ऐप को इंस्टॉल कर लिया। जैसे ही आप फेक लोन ऐप को इंस्टॉल करोगे ना, पहले स्टेप पे ही वो आपसे क्या पूछेगा, आपको एक नोटिफिकेशन दिखाएगा और उसमें कहेगा कि आपको अलाउ ही करना पड़ेगा, अलाउ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कस्टमर को समझ नहीं आता, कस्टमर क्या करता है, अलाउ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे पूछेगा, वो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे वो कहेगा अलाउ ऑल द गैलरी इंफॉर्मेशन, यानी जो भी डिटेल्स है आपकी गैलरी का, यानी आपने अपना पूरा गैलरी का एक्सेस उस फेक लोन ऐप को दे दिया। अब आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, गैलरी डिटेल्स, और तीसरे में बोलेगा कि अपनी लोकेशन का भी एक्सेस मुझे दो, यानी आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसे दे दी, पूरे कॉन्टैक्ट नंबर जितने भी आपके फोन में थे वो उसके पास चले गए, फेक लोग, जो भी फेक लोन है। उसके बाद जितने भी आपकी गैलरी में फोटोज थी, पर्सनल फोटोज, वीडियोस, जो भी है, बीइंग अ कस्टमर आपकी सारी डिटेल्स, आपकी जितनी भी फोटोज थी उनके पास चली गई। तीसरा, आप कौन सी लोकेशन से इस डिवाइस को यूज कर रहे हो वो भी उसके पास चला गया। अब यहां पर या तो ये लोन ऐप्स क्या करेंगी, अब आपसे आप अपना अकाउंट नंबर डालोगे कि मुझे इस अकाउंट में लोन चाहिए। अब ये कस्टमर क्या करता है क्या नहीं करता, हर किसी को ये लोग लोन दे देते हैं। ऐसे में मान लो छोटा सा ही लोन आपके पास आएगा, या 5,000 का आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का आपको मिलेगा। या तो ये इतना पैसा आपको देंगे, मान लो 10,000 रुपये आपको दे दिए, 1 हफ्ते तक कोई प्रॉब्लम नहीं,
1 हफ्ते के बाद ही ये आपको कॉल करेंगे। या तो ये कहेंगे कि हमें 15,000 रुपये वापस दो इंटरेस्ट के साथ, या ये कहेंगे कि 20,000 रुपये दो। ऐसे में आप कहोगे मैंने पिछले हफ्ते तो आपसे लोन लिया है और आप 1.5 गुना मुझसे पैसा मांग रहे हो 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कस्टमर ये कहेगा कि मैं पैसा नहीं देता, जो करना है कर लो। लेकिन कस्टमर एक चीज़ भूल गया कि जब उसने लोन लिया था उसने वहाँ पर पहली चीज़ ये की थी, उसने अलाउ कर दिया था कि मैं शेयर करता हूँ सारी की सारी माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स थे वो सारे कॉन्टैक्ट्स उस फेक लोन एप्लीकेशन के पास जा चुके हैं। सबसे पहला काम ये फेक लोन एप्लीकेशंस यही करेंगी कि जो भी आपकी अब कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालेगी उसमें आपने कोई ना कोई क्लोज रिलेटिव्स के नंबर सेव किए ही होंगे, मामा जी, मामी जी, बुआ जी, फूफा जी, जो भी आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको ये कॉल करेंगे कि ये कस्टमर का जो भी नाम है, मान लो कस्टमर का नाम ABC है, ये फ़ोन करेंगे भी ABC ने लोन लिया था हमारे से और ये पैसा ABC नहीं भर रहा, और ये कहेंगे 10,000 का लोन लिया था, इंटरेस्ट मिला के 15,000 हो गया है। नहीं, ठीक है, वो कहेगा कि अब मुझे क्या लेना देना। अब एक तरह से वो वहाँ पर भी गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। अब ऐसे केस में जिस रिश्तेदार को इस कंपनी ने कॉल किया, ये रिश्तेदार आपको भी कॉल करेगा कि भाई ऐसा ऐसा मेरे पास फ़ोन आया। अब अलग अलग रिश्तेदारों के इस कस्टमर के पास फ़ोन आने शुरू होंगे। ऐसे केस में इसकी एक तरह से, अब इंडियन सोसाइटी इसकी एक तरह से बेइज्जती हो रही है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगा, ये हर रोज़ कॉल करेंगे आपके कॉन्टैक्ट्स को। अब ये इतना प्रेशर में आ जाता है ये कस्टमर इन फेक लोन ऐप्स को ये बोलते हैं कि जो भी आपका पैसा है आप मुझे बताओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये पैसा लो और कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना बंद करो। ये जो प्रोसेस है ना, ये इसे एक ट्रैप बोलते हैं, ये ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस है एक तरह से बेसिकली। अब इस केस में दूसरा एक इशू ये भी आता है कि चलो ठीक है, इसने 10,000 रुपये तो आपको दिए थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी फेक लोन एप्लीकेशंस है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे वही सेम प्रोसेस, अलाउ ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अलाउ योर लोकेशन एक्सेस, ठीक है, उसके बाद बेसिकली अलाउ योर गैलरी इन्फॉर्मेशन, सब आपसे ले लेंगे, आपको लोन भी नहीं देंगे और आपके पास फ़ोन आना शुरू हो जाएगा कि पहले आप हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस भरो। आप ये कहोगे कि मैं पहले प्रोसेसिंग फ़ीस क्यों भरूं, आप लोन तो डिसबर्स करो। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पहले अपनी जेब से पैसा नहीं भरेगा। ऐसे में फिर ये आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे कि आपने हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, लोन का प्रोसेस शुरू कर दिया, आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भरनी ही पड़ेगी, आप नहीं भरोगे, आप कहोगे मैं नहीं भरता, जो करने कर लो। अब ऐसे केस में फिर दोबारा वही प्रोसेस शुरू, आपके कॉन्टैक्ट को कॉल करेंगे, आपको डिफेम करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आप प्रेशर में आओगे, जो भी कस्टमर है वो प्रेशर में आकर के जो ये पैसा मांगेंगे उसे ये पैसा फिर देना ही पड़ेगा। तो इस वे में ये एक बहुत बड़ा एक ब्लैकमेलिंग का सोर्स है। इसके अलावा आपने रिसेंटली ये भी देखा था कि जब ये बाय नाउ पे लेटर कंपनीज आई थी, जैसे कि स्लाइस क्रेडिट कार्ड, यूनी क्रेडिट कार्ड, लेजी पे, ये लोग जब लोन देते थे, बेसिकली जब अपना क्रेडिट कार्ड देते थे, तो ये लोग भी इस कंसेप्ट को यूज़ करते थे कि अलाउ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अलाउ योर लोकेशन डिटेल्स, ठीक है, अलाउ योर गैलरी एक्सेस, तो ये सब कुछ ये लोग भी लेते थे। लेकिन ये लोग एक तरह से बेसिकली फ्रॉड नहीं करते थे। मान लो ये जो कंपनीज हैं, स्लाइस क्रेडिट कार्ड है मान लीजिए, इसने कस्टमर को पैसा दिया, राइट, एक लिमिट सेंक्शन कर दी। अब इन्होंने तो अपनी तरफ से ईमानदारी से जो भी लोन देना था 1 लाख 2 लाख, ये कस्टमर को दे दिया। अब इन केस ये इस चीज़ को कब यूज़ करते थे, जब कल को कस्टमर ये बोले कि मैं आपका पैसा नहीं लौटाऊंगा। तो ऐसे केस में जब कस्टमर की सच में गलती होती थी, उस टाइम पे फिर ये जो कंपनीज थी, बेसिकली स्लाइस क्रेडिट, जो भी बाय नाउ पे लेटर कंपनीज थी, ये फिर कॉन्टैक्ट्स को कॉल करती थी और ये बोलती थी कि आपका जो भी ये रिश्तेदार है ये हमारा पैसा नहीं भर रहा, ताकि कस्टमर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो। हमने जब बाय नाउ पे लेटर की वीडियोस बनाई थी पहले, जब भी ये एक एक करके स्लाइस क्रेडिट कार्ड, यूनी क्रेडिट कार्ड एक एक करके डिस्कस किया हुआ सब कुछ, तो उस टाइम पे भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो प्रॉब्लम है ना कि अलाउ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अलाउ योर गैलरी एक्सेस, ये एक बेसिकली प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कुछ भी लेना हो, चाहे प्राइवेट बैंक से ले लो, चाहे गवर्नमेंट बैंक से ले लो, बैंक्स जो है ना ये बेस्ट है। आपको कभी भी किसी भी बैंक में देखने को मिला कि बैंक ऐसे कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर रहे हैं। अगर आपने लोन लिया ना और कल को मजबूरी में, मान लीजिए किसी मजबूरी में आप बैंक का पैसा टाइमली नहीं भर पा रहे, आपको टाइम चाहिए 2 महीने का, 3 महीने का, कहीं पैसा फंस गया है, तो बैंक आपसे ही बात करेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक आपके रिश्तेदारों को कॉल करेगा। जब लोन आपने लिया है तो आपसे ही टैकल करेगा ना, आपसे ही डील करेगा। तो बैंक्स इस तरीके में बेस्ट है। तो मेरा पर्सनली भी आपको यही सजेशन है कि किसी भी ऐसी छोटी मोटी लोन एप्लीकेशन के चक्कर में मत फंसो। यहाँ पे आपको लोन ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 10,000 का मिलेगा और वो भी एक ट्रैप है, आपको फंसाने के लिए ट्रैप है। अब ऐसे केस में कस्टमर इतना प्रेशर में आ जाता है, उसे कुछ समझता ही नहीं, उसे ऐसा लगता है कि ठीक है जो आपको पैसा चाहिए वो लो, बस मेरे रिश्तेदारों को, मुझे तंग करना छोड़ दो। तो बेसिकली सबसे पहला तो यही एक ट्रैप आज की डेट में चल रहा है कि ये जो फेक लोन एप्लीकेशंस है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं आज की डेट में जी जो
3 ऑप्शंस है। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं फिशिंग, एक होता है विशिंग और एक होता है स्मिशिंग। चलो ये भी हम एक बार बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक नाइजीरियन स्कैम होते हैं। अब क्योंकि इसका नाम नाइजीरिया स्कैम इसलिए क्योंकि ये कंट्री जो है नाइजीरिया, वहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, तो इसका नाम ही बेसिकली नाइजीरिया स्कैम या फिर कुछ लोग बोलते हैं इंटरनेशनल स्कैम। ये भी आज की डेट में इतने फेमस है कि बेसिकली कोई भी एक कस्टमर है, उसके पास कोई कॉल आता है, मान लो किसी भी इंटरनेशनल ने या फिर हो सकते हैं देश में बैठे किसी भी व्यक्ति ने उसने इस कस्टमर को अप्रोच किया, मान लो कि या तो सोशल मीडिया पे अप्रोच करेगा या फिर हो सकता है किसी भी तरीके से एसएमएस के थ्रू या जो भी मान लीजिए कॉल करके भी। अब ये लोग एक पूरा ट्रैप बिछाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये कन्विंस करेंगे, बोलेंगे कि हम मान लीजिए किसी अफ्रीकन कंट्री से बोल रहे हैं, मान लीजिए अफ्रीकन कंट्री से बोल रहे हैं, और ये लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, यानी गृह युद्ध चल रहा है, और बेसिकली एक तरह से दंगे चल रहे हैं। आप हमारा पैसा जो बैंकों में फंसा है, बैंक ये कह रहे हैं भी आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना अकाउंट नंबर हमारे साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जो बैंकों में हमारा पैसा फंसा हुआ है वो हम एक बार आपके पास भेज दें। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे फिर हम आपसे अपना पैसा वापस ले लेंगे। अब जो मान लो इंडिया में जो भी जिसके पास भी ये फ़ोन आया है, पहली चीज़ अगर तो वो समझदार होगा तो ठीक है, उसे समझ आ जाएगा। बट देखो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये तो मैं तो कभी भी अलाउ नहीं करूँगा किसी को पैसा, लेकिन जिस तरीके से ये इमोशनली टच दे करके ना बात करते हैं कस्टमर्स के साथ, या जो भी जिसे भी ट्रैप में ये फंसा रहे हैं, जिस इमोशंस के साथ ये लोग बात करते हैं ना, तो बहुत लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि सच में हो सकता है कि यार इसका पैसा फंसा हो, ठीक है चलो। और दूसरा, काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि ठीक है ना, पैसा मेरे अकाउंट में ही तो भेज रहा है, भेजने दो पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास पैसा आएगा, पता नहीं वापस लेगा भी कि नहीं लेगा। एक बार मेरे पास तो पैसा आ ही रहा है, वो भी फॉरेन करेंसी का एक तरह से पैसा आ रहा है, जैसे भी ये कन्वर्ट करके भेजेंगे। तो बेसिकली यहाँ कस्टमर के मन में लालच भी आ जाता है, और ऐसे केस में कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि जो थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो हेल्प कर देते हैं। बेसिकली हो सकता है कि ये प्रॉब्लम में हो। अब एक तरह से कस्टमर जो भी इस ट्रैप में फंस रहा है, उसे तो ऐसा ही लग रहा है ना कि मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, मुझे पैसा भेजना तो है नहीं। अब जैसे ही ये इनके अकाउंट में पैसा तो क्या भेजना है, ये बेसिकली ये कहेंगे कि आप अपना अकाउंट नंबर शेयर कर दो, बेसिकली अपनी जो अकाउंट की डिटेल्स है, धीरे धीरे करके ये फिर आपसे OTP भी मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे। अब काफ़ी केस में कस्टमर्स को पता ही नहीं होता कि मैं अपना OTP क्यों दे रहा हूँ। बस सारी डिटेल्स अब आप इनके साथ शेयर कर दोगे अपने अकाउंट से रिलेटेड, आपके अकाउंट में पैसा आने की बजाय पता लगता है कि आपके अकाउंट से ही पैसा कट गया। तो ये जो स्कैम्स हैं, इसे बेसिकली हम आज की डेट में, आप किसी भी बैंक का जब ब्राउचर उठाओगे तो वहाँ पे स्कैम्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से स्कैम्स उनके कस्टमर के साथ हुए। तो ये एक आज की डेट में बहुत फेमस है कि इंटरनेशनल स्कैम्स, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये जो सिविल वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो ये इसका नाम इंटरनेशनल स्कैम या फिर नाइजीरियन स्कैम रखा गया। अब इसके अलावा एक और जो स्कैम चल रहा है उसका नाम है मनी म्यूल स्कैम। अब ये मनी म्यूल स्कैम का मतलब क्या होता है, जो भी ऐसे लोग जो बेसिकली इलीगल काम करके मोटा पैसा कमाते हैं, जैसे मान लो 2 नंबर का काम कर दिया, ड्रग्स का काम कर लिया, बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर ली, इससे जो इनके पास पैसा आता है, तो ये पैसा पुलिस की पकड़ में ना आए, तो ये एक पैसे की चेन बनाते हैं कि मान लो एक व्यक्ति के पास गया, वहाँ से किसी को दूसरे को ट्रांसफ़र किया, फिर पैसा आधा आधा बांट दिया, फिर उसके बाद 2 लोगों के पास आधा आधा पैसा चला गया, फिर वहाँ से अलग अलग अकाउंट में अलग अलग, यानी ये इतनी बड़ी चेन बना देते हैं कि बेसिकली जितने भी मतलब जो भी मान लीजिए क्राइम ब्रांच के अंदर है, उनकी पकड़ में ये चीज़ ना आए कि पैसा बेसिकली किसके पास रोटेट हो गया, कहाँ चला गया। तो इसको अंजाम देने के लिए इस क्राइम का नाम रखा गया मनी म्यूल स्कैम। अब होता क्या है, अब ये कैसे अप्रोच करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। बेसिकली मान लीजिए आपके पास SMS के थ्रू या फिर ओवर द कॉल आपके पास कोई फ़ोन आएगा, ये कहेंगे कि हमने आपको शॉर्टलिस्ट किया है। बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर उन्हें ये इस ट्रैप में फंसाते हैं, भी आपको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, हमारी कंपनी का नाम ये, एक फेक वेबसाइट बनाई होगी कंपनी के नाम से, हमारा बेसिकली ये काम है, तो ठीक है आपके साथ एक प्रॉपर इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, या फिर SMS के थ्रू भी आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी भेज सकते हैं। ऐसे केस में ठीक है आपको भी लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, मेरे पास इंटरव्यू का भी कॉल आया, बस एकदम सब कुछ रियलिस्टिक सा लगेगा। आप उस जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आपको बेसिकली एक फाइनेंस टीम का पार्ट बना दिया जाएगा कि आपका जो रोल है हमारी कंपनी में, ये एक बेसिकली फाइनेंस टीम की तरह हम आपको काम करना है हमारे साथ। तो ठीक है, आप
आपको लगेगा ठीक है मेरा एक बेसिकली मुझे जॉब मिल गई है, आपको एक फिक्स सैलरी भी देंगे ये लोग 20,000 25,000 जो भी, आपको लगेगा चलो सब ठीक चल रहा है। फिर थोड़े दिन बाद ये बोलेंगे कि आपको एक अकाउंट ओपन करना है जिसमें बेसिकली हम आपके अकाउंट में पैसा भेजेंगे, तो आपको अपने अकाउंट से फिर पैसा इधर, तो आपको लगेगा कि आपकी जॉब का ही ये पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे जो बेसिकली ट्रैप में फंसाए हुए स्टूडेंट्स हैं उनको ये ट्रैप में फंसाते हैं। अब मान लीजिए जो भी इलीगल पैसा है वो सबसे पहले आपके अकाउंट में भेजेंगे। अब आपका बेसिकली आपको यही लगेगा कि मेरा तो रोल ही यही है कि इस पैसे को आगे ट्रांसफर करना है। अब आपके अकाउंट में पैसा आया, उस अकाउंट को आपने किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, दूसरे अकाउंट में जिसमें आपने ट्रांसफर किया वो भी बेसिकली एक ट्रैप का ही पार्ट है, उसके अकाउंट में पैसा गया, फिर तीसरे में वो पैसा भेजेगा, वो भी एक ट्रैप का पार्ट है। फिर वो पैसा और आगे डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए 50 लाख आया तो 50 लाख डिवाइड कर दिया 25-25 लाख अलग अकाउंट में, फिर आगे उसको और डिवाइड कर देंगे। यानी एक तरह से जो चेन थी वो इतनी बड़ी बना दी थोड़ा थोड़ा पैसा करके, ताकि ये जो बेसिकली कोई भी मान लीजिए जो भी ये क्राइम था, इस क्राइम से कोई भी पकड़ में ना आए। ये जो कस्टमर्स हैं ना, ये जो बेसिकली जो ट्रैप में फंसे हुए हैं, इन्हें हम बोलते हैं मनी म्यूल। लेकिन मनी म्यूल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो जो ये मनी म्यूल है, चाहे इसने जान के इस कंपनी का साथ दिया हो, चाहे इसने अनजान होकर के इस कंपनी का साथ दिया हो, लेकिन अगर जिस दिन ये मनी म्यूल भी पकड़ में आ गया किसी भी पुलिस कर्मचारी के, तो उस केस में मनी म्यूल को भी सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से कोई भी पैसा अपने अकाउंट में मत लो। देखो आज प्रैक्टिकली सोचो, आज की डेट में आपको कोई भी ऐसे ही पैसा नहीं पकड़ाएगा। मैं अगर आपको ऐसा बोल दूं कि मैं आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए भेज रहा हूं, मैं आपको जानता भी नहीं, कोई भी आपको 10 लाख रुपए ऐसे तो भेजेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन जब दिखता है कि 10 लाख रुपए आ रहे हैं, मुझे एक जॉब भी मिल रही है और इस 10 लाख में से भी मुझे कुछ कमीशन मिल रहा है, तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि बेसिकली इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। अब ये इलीगल काम क्या रहा होगा, बेसिकली किसी को कुछ नहीं पता। तो इस तरह के जो ये जो क्राइम्स हैं, इसे हम बोलते हैं मनी म्यूल क्राइम्स। अब एक बार हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो फिशिंग है, ये जो विशिंग है और ये जो स्मिशिंग है, बेसिकली ये क्या चीज़ें होती हैं। देखो सबसे पहले फिशिंग की अगर हम बात करें तो बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको एक मैसेज आता है, मैसेज में जो बेसिकली नाम आता है, मान लीजिए आपका अकाउंट ICICI बैंक में, तो ऐसे एक मैसेज आएगा VHICI, बेसिकली ऐसे कुछ आ जाएगा। नीचे एक आपको लिंक दे देंगे कि बेसिकली आपकी ये जो वेबसाइट है, जो भी आपकी इंटरनेट बैंकिंग है, उसका ये लिंक है। अब जैसे ही उस लिंक पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो बिल्कुल एक फेक वेबसाइट होगी जो बिल्कुल ICICI बैंक की वेबसाइट के जैसी ही दिखती होगी। अब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसी बैंक की एक फेक वेबसाइट वो लोग बना देते हैं, आपको वो फेक वेबसाइट पर ले जाएंगे। अब ये जो वेबसाइट है बिल्कुल सेम टू सेम जैसी आपकी बैंक की वेबसाइट है, कुछ वैसी ही दिखती होगी, आपको भी समझ नहीं आएगा। अब वहाँ पर जैसे जैसे जो भी चीज़ें आप डालोगे, जैसे मान लीजिए आपने अकाउंट नंबर अपना डाला लॉगिन करने के लिए, बेसिकली अपनी जो भी पासवर्ड्स हैं, OTP, जो भी चीज़ आप एंटर करोगे, ये साथ साथ उनको वहाँ पर दिख रहा होगा कि जो भी आप मान लीजिए जो भी आप एंटर कर रहे हो, अपना अकाउंट नंबर डाल रहे हो, CVV डाल रहे हो, जो भी अपनी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स आप इस साइट में डालते जाओगे, ये बेसिकली उनके पास चला जाएगा कि इसका अकाउंट नंबर ये है, CVV ये है, जो भी। जैसे अब आप मान लीजिए उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर ये फेक वेबसाइट पे आपका आएगा कि अब आप OTP एंटर करिए। वैसे ही मान लीजिए आप OTP, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, बेसिकली आप OTP एंटर भी कर दोगे तो कौन सा आप ओरिजिनल जो इनकी असली वेबसाइट है, वहाँ पर जो भी इनकी असली इंटरनेट बैंकिंग है, कौन सा वहाँ पर एंटर हो जाओगे। तो यहाँ पर आप अपनी जैसी डिटेल्स डालोगे, OTP जैसे ही आप एंटर करोगे, OTP उनके पास चला जाएगा। वो लोग आपकी असली जो इंटरनेट बैंकिंग है वो उसका एक्सेस यानी उसको लॉगिन करके बैठे हैं। जैसे ही आप OTP डालोगे, उन्हें OTP पता चल जाएगा, वो लोग आपके अकाउंट में OTP डालेंगे, जितना भी पैसा है वो वहाँ से आपके अकाउंट में कट जाएगा। तो बेसिकली फिशिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो भी लिंक्स आते हैं उस लिंक्स पे आपको कभी भी क्लिक नहीं करना, हमेशा अवॉइड करना है। बैंक क्यों आपको बेसिकली आपकी इंटरनेट बैंकिंग ओपन करने का लिंक आपके पास भेजेगा? इंटरनेट बैंकिंग खोलनी है, डायरेक्ट गूगल क्रोम पे जाओ, वहाँ से आप इंटरनेट बैंकिंग ओपन कर सकते हो। बैंक कभी भी आपके पास किसी भी तरह से ना तो कोई मोबाइल बैंकिंग का लिंक भेजता है, ना ही इंटरनेट बैंकिंग का लिंक आपके पास भेजता है। दूसरा है हमारे पास विशिंग आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार आपके पास कॉल आता है, ठीक है। जो समझदार होगा वो तो पकड़ लेता है कि ठीक है ये फ्रॉड है। काफ़ी बार देखो फ्रॉड्स हो रहे हैं तो ही बैंक्स में कंप्लेंट्स आ रही है। ऐसा देखो, अगर ठीक है हो सकता है काफ़ी बार लोगों को लगता है कि ठीक है मेरे साथ तो क्या फ्रॉड होगा, मैं समझ ही जाऊंगा, मैं पकड़ ही लूँगा। लेकिन जब जिसके साथ फ्रॉड होता है ना तो 1 मिनट नहीं लगता। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फ्रॉड्स हैं, कैसे हम बच सकते हैं। बैंक तो एक ऐसी चीज़ है ना, बैंक अकाउंट डिटेल्स आप कभी भी किसी के साथ शेयर ही मत करो। मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लो आपकी जो ऑफिशियल मेल आईडी है जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, उस पर भी अगर आपको सच में भी कोई
बैंक का मेल आता है ना, तो मैं ये कहूँगा कि आप उस पर भी ट्रस्ट मत करो। आपको आज की डेट में आपके पास मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, आप वहाँ से हर किसी चीज़ का स्टेटस चेक कर सकते हो। काफ़ी बार आएगा कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है, उसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये भी तो चीज़ हम इंटरनेट बैंकिंग में जाके वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ना कि डेबिट कार्ड अगर मान लो ब्लॉक भी हो गया तो उसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। नहीं हुआ तो ब्रांच चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिंक्स के ऊपर कभी भी ट्रस्ट ना करो। ये जो भी लिंक आते हैं ना, मैसेज ही डिलीट कर दो। किसी भी अननोन लिंक के ऊपर तो क्लिक करना ही नहीं चाहिए। वैसे ही जो अभी हम जैसे विशिंग डिस्कस कर रहे थे, विशिंग के अंदर बेसिकली जो भी ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये कस्टमर को कॉल करते हैं और ये बोलते हैं कि सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर, तो आपको हमारे साथ अपनी डिटेल शेयर करनी पड़ेगी। तो कस्टमर क्या करते हैं कि ठीक है, मेरा डेबिट कार्ड नंबर ये है, पीछे CVV नंबर ये है, सर आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा। कस्टमर को OTP भी बता देता है। उसके बाद कस्टमर के पास एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में जो भी पैसे थे वो सारे के सारे कट चुके हैं। तो बेसिकली इसे हम विशिंग स्कैम बोलते हैं। और तीसरा होता है स्मिशिंग। स्मिशिंग का मतलब यही होता है कि SMS के ज़रिए आपके पास जो डिटेल्स वो भेजते हैं, बेसिकली कुछ ऐसा SMS आएगा। पहले या तो ये होएगा कि आपकी लॉटरी लगी है 50 लाख रुपए की, आप नीचे लिंक पे क्लिक कर दो, या फिर ये आएगा कि आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, मान लो 2-3 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे देंगे। एक जॉब अपॉर्चुनिटी दे दी कि ठीक है, मान लो कोई ऐसा कस्टमर है जो जिसको सच में जॉब करनी है, तो फिर वो उस लिंक पे क्लिक कर देता है, क्योंकि काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जॉब किसको नहीं चाहिए, पैसा हर किसी को कमाना है। अब वहाँ पे जैसे उस लिंक पे वो क्लिक करेंगे तो बेसिकली एक दोबारा कुछ ना कुछ पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर उसे कुछ ना कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेगी। वो पूछेंगे अपना अकाउंट नंबर बताओ, बेसिकली अपनी जो भी कार्ड डिटेल्स है, सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करो। अगर वो ये चीज़ें नहीं मांगेंगे तो आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो उसके पास चली जाएगी। आपको ये बोलेंगे कि ये जो वेबसाइट, मान लीजिए जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। हो सकता है आपसे वो एक फॉर्म फिल करवा ले, फॉर्म में आपकी कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स लिखवा ले। मान लीजिए आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। अब आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास चला गया बेसिकली, तो आपको वो अप्रोच भी करेंगे। अप्रोच करेंगे तो आपसे, अब आप क्योंकि फंस चुके हो, आपको जॉब चाहिए, तो इस केस में बेसिकली फिर वो आपको ट्रैप में फंसाएंगे कि आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स हमारी कंपनी के साथ शेयर करनी पड़ेंगी, तभी हम आपको हायर करेंगे। तो ऐसे केस में जिसको जॉब चाहिए उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता, उसको ये लगता है बस मेरी जॉब लग जाए। जैसी भी लगे, ये नहीं समझता वो कि ये एक फ्रॉड चल रहा है। तो बेसिकली ये सारे के सारे स्कैम्स है जो आज की डेट में चल रहे हैं। अब एक जो लास्ट स्कैम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड। अब इस सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड के अंदर बेसिकली मान लो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका एक कस्टमर केयर का नंबर होगा। अब ये लोग क्या करते हैं, एज इट इज़ मान लो किसी का कस्टमर केयर का नंबर है 12345678 अब ये लोग क्या करेंगे 13345678 सेम टू सेम, बस एक आधी डिजिट चेंज कर देंगे। तो यही सेम टू सेम नंबर उसी बैंक के नाम के साथ बेसिकली गूगल क्रोम पर ये लोग लिस्ट करवा देंगे। तो ऐसे केस में काफ़ी बार क्या होता है कि कस्टमर जब मान लो किसी का, वही चीज़ एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का ICICI बैंक में अकाउंट है, तो ICICI बैंक का जो भी कस्टमर केयर का नंबर है, उस कस्टमर केयर के नंबर की बजाय गलती से अगर आपने इस नंबर पे कॉल कर दिया, बाकी सारा इंटरफेस सेम रहेगा। जैसे आपको तो बेसिकली पता है कि मैं कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, इनके साथ मैं अपनी डिटेल शेयर कर सकता हूँ। लेकिन देखो, कस्टमर केयर के साथ भी जब आप डिटेल शेयर करते हो ना, जब भी आप बात करते हो, OTP तो वो लोग भी कभी भी आपके साथ नहीं मांगते, क्योंकि अगर आप सच में बैंक के कस्टमर केयर से बात कर रहे हो तो OTP वो लोग आपसे कभी मांगते ही नहीं है। तो OTP तो आप एक चीज़ को ये मान लो कि कभी भी किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना, इवन चाहे वो बैंक एम्प्लॉय क्यों ना हो, OTP आपको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना, राइट। तो अब इस केस में जब अगर आप मान लीजिए ये सोचते हो कि ठीक है मैं तो बैंक के कस्टमर के, मतलब मान लीजिए बैंक के कस्टमर केयर के साथ ही कॉल कर रहा हूँ, तो इस केस में प्रॉब्लम ये आती है कि अब आपके मन में ट्रस्ट है। अब जो भी ये इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, आप बिल्कुल ब्लाइंडली इसके ऊपर ट्रस्ट करके आप अपना OTP भी इन्हें बता दोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है और मैं बैंक के कस्टमर केयर से ही बात कर रहा हूँ। तो ये जो बेसिकली फ्रॉड्स हैं, इसे हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए आज की डेट में कि किस तरह से फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।